आ, आज हम लोग नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। मगर ये बात मैं आपको से उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ छोटी छोटी बातें पूरी अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे कि केंद्र त्रिकोण क्या होता है, कितने ग्रह होते हैं, कितने राशियाँ होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, ताकि हम हमारा समय इन छोटी छोटी बातों पे व्यर्थ न हो और हम लोग ज्योतिष की मूलभूत बातें और मूलभूत सिद्धांत को समझकर कुंडली का अध्ययन पूरे अच्छी तरह से कर सकें और और सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह चार्ट मैंने एक सैंपल के रूप में लिया है ताकि आपको समझाया जा सके और और आप इसको आसानी से समझ सकें। तो ऐसे तो किसी भी कुंडली में नीच ग्रह होना एक संघर्ष का प्रतीक है, मगर कब और नीच ग्रह नहीं हो कुंडली में तो यही बेहतर है, क्योंकि नीच ग्रह का मतलब ही नीच है, मतलब छोटा चीज। तो ये कभी भी किसी कुंडली में होना शुभता का परिचायक नहीं है, मगर कभी कभार किसी विशेष परिस्थिति में नीच ग्रह भी एक विशेष राजयोग दे देते हैं। मगर यह बात जान लीजिए कि नीच ग्रह जब भी राजयोग बनाते हैं तो संघर्ष देने के पश्चात ही राजयोग बनाते हैं, बिना संघर्ष के ये राजयोग नहीं देते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है नीच भंग राजयोग। पहले को ग्रह को नीच होना पड़ेगा, उसके बाद वह नीच ग्रह भंग होगा सही तरीकों से, उसके बाद यह ग्रह राजयोग देगा। तब आप समझ सकते हैं कि राजयोग पाने के लिए किन किन दौर से और किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका कुंडली को और आपके जीवन में आपको निष्ठा प्राप्त करनी होगी। उस निष्ठा को कौन प्राप्त करना चाहता है? कोई भी नहीं, फिर भी आपको निष्ठा प्राप्त करनी होगी। उसके बाद वो निष्ठा का भंग होगा। जब वो निष्ठा का भंग होगा उसके पश्चात आपको राजयोग प्राप्त होगा। ऐसी कई सारे इस तरह के आप अगर हिंदी मूवीज आप देखते हैं तो आप देखे होंगे, हीरो गरीब घर में जन्म लेता है, उसके पश्चात वो संघर्ष करता है, उसके बाद वो बड़ा राजा बनता है विलेन को मार के। उसी प्रकार ये राजयोग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे एक जीरो से हीरो बनता है, कैसे एक इंसान जो जमीन पे लौट रहा होता है मिट्टी में, वो अचानक से आकाश की ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूता है। इसी बात की आज चर्चा हम आज इस नीच भंग राजयोग में करेंगे। वैसे तो आपको सिर्फ 25 वीडियो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, मगर हम आपको यह बात बताएंगे कि नीच भंग होना अलग बात है और नीच भंग राजयोग देना एक अलग बात है। कई सैकड़ों हजारों कुंडलियां मेरे नज़रों से गुजरी हैं। 30 साल के मेरे अनुभव में मैं नहीं भी तो 25,000 कुंडलियां देखी होंगी और हम देखते आ रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि हजारों कुंडलियां में नीच भंग होता है, मगर सबके सब राजयोग नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं उन हजारों कुंडलियों का जो निचोड़ है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वास्तव में नीच भंग किस प्रकार हो कि वो राजयोग बना सके। तो इसकी हम लोग विवेचना यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जनरल बात मैं कह देता हूँ कि जैसे नीच ग्रह जब किसी राशि में हो और उस राशि का जो स्वामी हो वो बलवान स्थिति में हो या वह भाव बलवान स्थिति में हो, तो नीच भंग होना शुरू हो जाता है। होना शुरू हो जाता है, होता है, इसके बारे में अभी चर्चा आगे करेंगे कब होता है। तो जैसे जैसे वो नीच, जिस भाव में कोई ग्रह नीच का पड़ा हो, उस उस भाव को बल मिलना शुरू होता है। किस प्रकार से बल मिल सकता है? बल, किसी भी भाव को बल मिलने का दो प्रकार से बल मिल सकता है। उस भाव को अच्छे शुभ ग्रह या कारक ग्रह उस भाव को देख रहे हो, उस भाव का स्वामी बलवान हो, या उस भाव में मजबूत ग्रह बैठे हुए हो। तो इस तीन प्रकार से किसी भी भाव को बल प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का बैठा हुआ है। अब इसका नीच भंग किस प्रकार हो सकता है? तो इस नीच भंग इस प्रकार हो सकता है, एकादश भाव का जो स्वामी है मंगल वो बलवान हो जाए, या एकादश भाव ही बलवान हो जाए, या एकादश भाव पे इस तरह से ग्रहों की दृष्टि पड़े कि वह एकादश भाव को बल प्राप्त होने लगे। तो क्या होगा कि मंगल को
अप्रत्यक्ष रूप से बल प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो वह नीच का हो चुका है। तो अब अप्रत्यक्ष रूप से जब उसको बल मिलेगा, पीछे से उसके मित्र गण आएंगे और उसे सपोर्ट करेंगे, तो वो बलवान होना शुरू होगा। और एक बार जब नीच ग्रह को बल मिलना शुरू होता है और वह एक एक थ्रेशोल्ड को कहिए, एक मीन्स एक स्तर को जब वो पार कर जाता है ना, तो वो स्तर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद उसको रोकना मुश्किल होता है, वो सीधे जाके राजयोग का ही फल प्रदान करता है। तो हम यहाँ पे आइए इसको देखते हैं कि वह कैसे राजयोग कैसे नीच भंग होगा। एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं, जैसे चंद्रमा नीच का है, तो अगर मंगल इस भाव को देखने लग जाए, वृश्चिक राशि को देखने लग जाए, तो ये चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है खुद ही नीच राशि में, तो यहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग राजयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको बलवान, चंद्रमा को बलवान करने के लिए मंगल का बलवान होना अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि चंद्रमा जिस घर में बैठे हुए हैं, आप जिस किसी कमजोर आदमी के घर में, किसी के घर में गए जहाँ पे आप कमजोर पड़ चुके हैं, तो अब आपको मजबूत करने के लिए उसका आपका मित्र जो आए और उसको मजबूत करे। यहाँ पर आप देखिए मंगल खुद ही नीच में पड़ा हुआ है, जो उसका घर का मालिक है। तो आप जिस घर में गए गरीब होकर, वो खुद ही देश भी गरीब है, तो सोचिए जिस देश में कोई जनता किसी देश में जाए और वो देश ही खुद गरीब हो, तो उस गरीब जनता, एक तो गरीब जनता, उसके ऊपर और देश भी गरीब, तो उसका तो उत्थान होना संभव ही नहीं है। अतः यहाँ पर एक चंद्रमा का नीच भंग होना संभव नहीं है। यहाँ चंद्रमा नीच का ही फल देगा और इस व्यक्ति को सप्तम भाव से रिलेटेड, माता से रिलेटेड सदैव परेशानियां होगी। सप्तम भाव से इसलिए क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामी है। अब आते हैं मंगल का। क्या मंगल का नीच भंग हो रहा है यहाँ पे? तो मंगल का भी नीच भंग होना मुश्किल है, क्योंकि मंगल जिसकी राशि में पड़ा हुआ है उसका मालिक भी खुद भी नीच राशि में रहे। चंद्रमा, मंगल चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो यह नीच भंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की राशि में है। मगर यहाँ पे एक योग बन रहा है, ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन योग, चंद्रमा मंगल के घर में, मंगल चंद्रमा के घर में। ऐसे तो नियम कहता है कि राशि परिवर्तन हो तो ग्रहों का एक दूसरे पर पूर्ण प्रभाव हो जाता है और ये एक विशेष राजयोग है। लेकिन ये नीच राशि का राशि परिवर्तन है, इसमें ग्रहों को उतना बल नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह का नीच भंग राजयोग नहीं दे पाएगा। ये एक सामान्य स्तर का ही योग दे दे या सामान्य स्तर का ही फल दे तो यही बहुत बड़ी बात है। अतः अंततः इस स्थिति में इससे उम्मीद रखना गलत है, यह आपको फल नहीं देगा। तब आप यहाँ पे क्या, लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा किसी और राशि में पड़ा हुआ है, जैसे तुला राशि में या कन्या राशि में पड़ा हुआ है या मकर राशि में पड़ा हुआ है, मान लेते हैं मंगल जो सप्तम स्थान में नीच का है, उस स्थान पर बृहस्पति देखिए उच्च का पड़ा हुआ है। अब बृहस्पति जो है, हम यहाँ पे नहीं हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा नीच राशि में नहीं है, यहाँ किसी दूसरी जगह पे बैठा हुआ है सामान्य अवस्था में, तब क्या कैसे नीच भंग यहाँ पर बनेगा? तो देखिए मंगल बृहस्पति के साथ बैठा हुआ, बृहस्पति उच्च का है, तो मंगल और बृहस्पति मित्र ग्रह है, तो बृहस्पति हर हाल में कर्क राशि को बलवान करेगा और कर्क राशि को जैसे ही बलवान करेगा तो वह भाव बलवान हो जाएगा और जैसे ही वो भाव बलवान होगा मंगल को नीचे अंदर से बल मिलेगा। समझ लीजिए कि एक गरीब जनता है, वो गरीब देश में जाती है, नैरोबी में चलेगी, कीनिया में चलेगी, जहाँ खुद ही गरीबी है, तो उसकी गरीबी कौन दूर करेगा? लेकिन वह गरीब जनता ऐसे देश में चली जाती है जो अमीर हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, रसिया है, जहाँ पे जनता को बहुत तरह का सपोर्ट मिलता है, राशन मिलता है, फ्री राशन मिलता है, सरकार से बहुत तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, 25 तरह के अलाउंसेस है, तो वो गरीबी की स्थिति खुद ब खुद दूर होने लगती है, क्योंकि वो वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वहाँ पे उसकी गरीबी दूर होने लगती है, तो वो ऊंचाई को प्राप्त करने लग जाता है। तो उसके बाद वह मेहनत करता है, तो वहाँ पे रोजगार की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, उसको रोजगार मिलने लगता है, उसके बाद वो रोजगार करने लगता है, उसके बाद उसकी आमदनी बढ़ने लगती है, फिर तरक्की करने लगता है मेहनत से, तो वो नीच भंग होता है। लेकिन वही अगर नीच ग्रह ऐसे राज्य में जाए जहाँ पे गरीबी है, नैरोबी चला जाए, कीनिया चला जाए, यहाँ खुद ही गरीबी है, तो वहाँ पे जाके तो उसे खुद ही वहाँ की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से वो उलझा रहेगा कि वो उसका उत्थान कैसे होगा। यही बात इस चीज़ पे भी लागू होती है। तो इसलिए नीच भंग राजयोग में सबसे पहले ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि नीच भंग राजयोग में
जो ग्रह नीच भंग बना कर रहा है उसका क्या स्थिति है। तो समझिए कि बृहस्पति की यहाँ की क्या स्थिति है। तो आइए बृहस्पति की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बृहस्पति उच्च का है, यहाँ पे बृहस्पति उच्च का है और बृहस्पति के घर में भी कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में नहीं है। राहु एक ग्रह बैठा हुआ है, फिर और ऊपर से बाकी सब मंगल साथ में है, चंद्रमा उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में है और बृहस्पति पे किसी भी अशुभ ग्रह की एक शनि की दृष्टि है और वो भी शनि एक बलवान स्थिति में होकर दृष्टि डाल रहा है। वो बृहस्पति का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, क्योंकि बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक लग्नेश है और लग्नेश की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। तो बृहस्पति के लिए यह स्थिति शनि की दृष्टि अकारक नहीं मानी जाएगी, वो शुभ फल देने वाला ही माना जाए, क्योंकि लग्नेश कुंडली में सर्वदा शुभ फलदायक ही होता है, चाहे वो किसी भी लग्न का हो, शनि ही क्यों ना हो, मंगल ही क्यों ना हो। तो अतः यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि बृहस्पति मंगल का नीच भंग बनाने की पूर्णतः कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ हद तक मंगल को नीच भंग बन रहा है। अगर चंद्रमा भी किसी तरह से मंगल पर अपना सकारात्मक प्रभाव डाल पाता, यहाँ पे तो चूंकि नीच क्या है, मान लेते हैं कि वो मकर राशि में होता या कर्क राशि में ही होता, तो क्या होता, तब होता कि मंगल को दो तरफ से बल मिल जाता, बृहस्पति का भी बल मिलता और चंद्रमा का ही उस राशि का भी बल मिलता। दोनों ग्रह मिलके मंगल का नीच भंग करने की पूरी कोशिश करते और अंततः यह दोनों खुद ब खुद में ये दो समर्थ हैं मंगल को नीच भंग करने के लिए। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान रखिए इस बात का कि मंगल का नीच भंग जो कमजोर ग्रह नहीं कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र नहीं करना, करते भी हैं तो वो उतना फलीभूत नहीं होगा। लेकिन मजबूत ग्रह जैसे शनि, बृहस्पति और सूर्य जैसे प्रबल मजबूत ग्रह अगर मंगल का नीच भंग करने की कोशिश करते हैं तो ये पक्का नीच भंग कर देंगे और मंगल का शुभ फल जातक को प्राप्त होने लगेगा। जातक मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको प्राप्त होने लगेगा। अतः इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि जो ग्रह इनका नीच भंग बना करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अपनी स्थिति क्या है, वह कितना बलवान है, वो क्या, उससे सूर्य सबसे बलवान है, उसके पश्चात बृहस्पति मानिए, उसके बाद शनि को मानिए, उसके बाद मंगल को मानिए, उसके बाद आप शुक्र को मानिए और बुध चंद्रमा एक तरफ है। ये दोनों बुध और चंद्रमा एक नाजुक और सौम्य ग्रह हैं और बहुत जल्दी ही पीड़ित होने की अवस्था में आ जाते हैं। अतः इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि नीच इसी तरह से चलिए, जैसे जैसे ग्रहों जो सबसे मजबूत ग्रह होता है वही अपने से कमजोर ग्रह की नीच भंग को अगर करे तो सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। और भी इसके कुछ रूल हैं कि जैसे नीच ग्रह हो नवांश में उच्च का हो जाए, तो क्यों ये क्या है कि नीच ग्रह नवांश में उच्च हो जाए। एक्चुअली में लग्न कुंडली एक समझिए तो पेड़ है और नवांश कुंडली फल है। भले पेड़ का संरचना ठीक ना हो, लेकिन अगर नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए, अच्छी स्थिति में हो, तो इसका मतलब है भले पेड़ देखने में खराब है, कमजोर है, पतला दुबला है, उसकी शाखाएं ज्यादा नहीं है, मगर जो फल देगा तो वो मीठा ही फल देगा। इसी तरह नवांश कुंडली में अगर कोई ग्रह यहाँ लग्न कुंडली में कमजोर पड़ा हो और नवांश कुंडली में बलवान का पड़ा हो, तो जब फल देने का समय आता है तो शुरुआत तो कमजोर से होती है, लेकिन अंततः जब फल आखिरी में मिलता है तो वो अपनी ऊंचाई को प्राप्त करा ही देता है। ये मेरा आजमाया हुआ है और सैकड़ों बार आजमाया हुआ है, हजारों कुंडली से मैं गुजर चुका हूँ और मैंने ये बात पाया है। तो इस तरह का आप बहुत सारा, वैसे तो जो आपको 2500 मिल जाएंगे नीच भंग के, कि उसका स्वामी चंद्र और लग्न से केंद्र में होना चाहिए, उसका राशि का स्वामी उस राशि का स्वामी उस ग्रह को देखना चाहिए या उसके साथ बैठा होना चाहिए, उच्च ग्रह उसके साथ बैठा होना चाहिए, वक्री ग्रह अगर नीच ग्रह वक्री का हो तो वह नीच भंग हो जाता है। देखिए नीच भंग होने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको जहाँ पे आपको उच्च ग्रह आपको 5 नंबर देते हैं तो नीच राशि में वो ग्रह 0 नंबर देने लगता है। तो जब वो मान लेते जब नीच भंग होता है तो वो 0 से तो अब और नीचे जाएगा नहीं, नीचे से
वह तो कोशिश के जब नीच भंग होगा, वक्री होगा तो थोड़ा बलवान होना कोशिश करेगा, तो 0 से 1 या 2 की तरफ मूव करता है। उच्च का फल देखिए, उच्च, लेकिन लोग ज्योतिष शास्त्र में या कई सारे ग्रंथकारों ने कहा है कि नीच ग्रह जब वक्री हो तो उच्च के समान फल देने लगता है। तो 0 से सीधे 5 नंबर प्राप्त कर लेना अन्य अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये साफ बात है, जब नीच ग्रह उच्च की अपना निष्ठा को भंग करता है और ऊपर क्यों जाने की कोशिश करता है, तो इतना तो साफ है कि जिस भी अवस्था में व्यक्ति को का शुरुआत होती है, लेकिन जब वो अंत करने लगता है तो उसकी अवस्था अच्छी अवस्था में ही उसका उसको उस दशा की समाप्ति होती है। और ये मेरा सैकड़ों बार आजमाया हुआ है। इसी बात पे मैं आपको कह रहा हूँ कि नीच भंग का ये सब यही सही तरीका है। और भी इसके कई सारे तरीके हैं नीच भंग को देखने का, जैसे कि कुंडली में सूर्य चंद्रमा का विशेष प्रभाव हो, उस कुंडली उस ग्रह के ऊपर सकारात्मक प्रभाव हो। उसके बाद दशमांश कुंडली, या आप षोडश वर्ग कुंडली में निकाल लीजिए, चतुर्थमांश, त्रिशमांश, दशमांश, शतमांश और अष्टमांश, त्रिशमांश, द्वादशमांश, सारे कुंडली आप निकाल लीजिए, षोडशों कुंडली। और उसमें देखिए कि क्या ये इस कुंडली में, जैसे मंगल मान लेते हैं कर्क राशि में लग्न कुंडली में नीच पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी 16 कुंडली में किस स्थिति में, क्या वो बाकी 16 कुंडली में भी इसी तरह कमजोर स्थिति में है? तो आप इस तरह से निकाल लीजिए 16 कुंडली में कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है वो। 5 शत्रु राशि में पड़ा हुआ है, मित्र राशि में पड़ा हुआ है, उच्च राशि में पड़ा हुआ है, नीच राशि में पड़ा हुआ है। अगर आप ये पाते हैं कि 16 कुंडली में भी ज्यादा से ज्यादा ग्रहों में वो उच्च राशि में या मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि में ही पड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए लग्न कुंडली में नीच अगर पड़ा हुआ भी है तो अंततः वह बहुत तेजी से शुभता की ओर अग्रसर हो जाएगा और अंततः वह शुभ फल बहुत अच्छी तरह से देगा। जितना मजबूत वह षोडश वर्ग कुंडलियों में राशि में होता चला जाएगा, उतना मजबूत कुंडली में होता चला जाएगा। सिर्फ लग्न कुंडली में को देखकर पूरे के पूरे किसी व्यक्ति के बारे में बता देना, उस ग्रह के बारे में, ये थोड़ा जल्दबाजी होता है। अतः जब नीच ग्रह को आप देखिए या उच्च ग्रह को देखिए तो षोडश वर्ग कुंडली में भी एक बार उसका अध्ययन कर लीजिए, कितना वो मजबूत है, कितना वो कमजोर है। अगर भले यहाँ का उच्च का दिख रहा है, लेकिन बाकी षोडश वर्ग कुंडली में बाकी सब में वो नीच राशि, शत्रु राशि से पीड़ित है, तो यहाँ का उच्च राशि का ग्रह भी आपको अंततः फल वो नहीं दे पाएगा, वो कमजोर अवस्था में ही अंत होगा। इसीलिए जब ऐसे हजारों सैकड़ों कुंडलियां हमारे पास आती हैं तो शुरू में तो हमें लगता है कि वह बहुत ही अच्छा फल दे रहा है, लेकिन अंततः हम लोग पाते हैं, जब अंदर से गहराई से विश्लेषण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, ग्रह जो है वास्तव में जो दिख रहा है वैसा है नहीं, अंदर से कहानी कुछ और है। इसीलिए कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है ना, तो उसको विश्लेषण करने में समय लगता है। लोग आते हैं 10 मिनट में, आपको ऐसे सैकड़ों ज्योतिषी मिल जाएंगे जो 10 मिनट, 15-20 मिनट में आपको कुंडली के बारे में बता देंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। कुंडली, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने में आपको करीब से करीब 30 से 40 मिनट का समय देना ही देना होगा, वरना गणना में और आकलन करने में हमेशा चूक हो जाएगी। इसीलिए ज्योतिष एक आकलन का विषय है, और हम लोग ज्योतिष पे बहुत ही सोच समझ कर ही चर्चा करते हैं। इसलिए ऐसे सैकड़ों आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि नीच भंग राज्यों के बारे में कैसे होता है। उच्च का ग्रह बैठ जाए, ये हो जाए, वो केंद्र में बैठ जाए। जैसे मंगल का राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा किस भाव में उच्च होता है, तो चंद्रमा शुक्र की राशि वृष में उच्च होता है। अगर शुक्र लग्न केंद्र में बैठ जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। इतने सारे दूर सैकड़ों नीच भंग योग हैं, और कि सबका नीच भंग हुई 100 में 80% कुंडली में नीच भंग हो ही जाता है। लेकिन मात्र उस 80% में 15 या 20% कुंडली में ही वो राजयोग दे पाता है। तो राजयोग किस प्रकार दे पाता है, तो सारांश में हम यही कह सकते हैं कि जो ग्रह नीच का होता है उसको दूसरी तरफ से बल प्राप्त होने लग जाए। तो कितना बल प्राप्त हो, तो ये कुंडली का जो स्तर है, उस स्तर को जब यह ग्रह पार करने लगता है, उसके समर्थन का ग्रह, तब वो राजयोग बनाता है। मान लेते हैं कि ये कुंडली जो है मार्स के पास, पूरे के पूरे कुंडली में मार्स के पास 5 नंबर है, और कुंडली टोटल 100 में 20 नंबर, मान लेते हैं 100 में 20 नंबर मिला हुआ है मार्स को उसका बल के कारण, मगर पूरी की पूरी कुंडली का जो बल है वो 50 है। तो जब तक मंगल का अपना नंबर 50 को पार नहीं करता है, तब तक वो राजयोग नहीं बनाएगा। इस बात को आप मान के चलिए। इसका मतलब है कि मार्स
मंगल को जुपिटर, बृहस्पति से, चंद्रमा से और उसके मित्र ग्रह से इतना बल मिलना चाहिए कि वो उस कुंडली का जो अब बीच का स्तर है उसको वो पार कर सके। जैसे ही वो उस स्तर को पार करेगा, मंगल नीच भंग राजयोग बना देगा और वो एक सफल राजयोग होगा। और एक बात जान लीजिए, नीच भंग राजयोग में जो कुछ भी आपको अपना प्राप्त होगा वो आपका अपना होगा, वो आपको अपने संघर्ष से प्राप्त होगा। उसमें ये कोई आपसे वो चीज दोबारा छीन नहीं सकता है, वो आपसे चोरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें गहराई होगी, इसका जो नींव होगा वो मजबूत होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब भी नीच भंग राजयोग आपको देखना हो या समझना हो तो बहुत ही गहराई से देखें, बहुत ही चतुराई से समझें इसको, और तभी इसका आकलन करें, क्योंकि शुरू में जो दिखता है वैसा होता नहीं। और नीच भंग राजयोग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, इसको एक अनुभवी व्यक्ति ही समझ सकता है। अतः सबसे ज्योतिष में अपना अनुभव को सबसे पहले मजबूत करें और इसके लिए थोड़ा समय दें ज्योतिष को। ज्योतिष एक बार समझ में आने लग गया, उसके बाद ज्योतिष आपका एक मित्र के भांति सदैव साथ देगा और आपको हर पग पग पे मदद करेगा, क्योंकि ग्रहों की चालें बदलते रहती हैं, उसी तरह वक्त बदलते रहता है। साधारण आदमी को तो समझ में नहीं आता है, मगर एक ज्योतिषी इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझ लेता है और उसका रत्नों द्वारा और भी दूसरे उपचारों के द्वारा जीवन आपकी मदद करता है और आपके जीवन को सफल बनाता है। अतः मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्योतिष की गूढ़ रहस्यों को समझें और पेशेंस के साथ समझें। ये कोई बहुत जल्दी का चीज नहीं है। शुरू शुरू में मुझे भी अपने पूर्वजों से इसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैंने करीब करीब 25-30 साल से मैंने इसका गहन अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे मेरे दादाश्री पिताजी का भी 15-20 साल का अनुभव रहा, तो मोटा मोटी 40-45 साल का जो अनुभव मेरे को मिल रहा है पीछे से भी, तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि ज्योतिष एक बहुत ही पेचीदा विषय है, लेकिन इसको सीख जाएगा आदमी अगर लगे रहेगा तो। इसलिए धीरे धीरे हमारे साथ चलिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को मतलब कोशिश कीजिए बार बार सुनने का, बार बार समझने का, हमारे एग्जाम्पल्स को बार बार रिहर्सल करने का, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तब आप इस चीज़ को पकड़ पाइएगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं और वाकई से दूसरे दूसरे कुंडलियों में आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा हम जो हम कह रहे हैं वो कितना उसमें गहराई है और कितनी सत्यता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।